नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीपिका क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के मेजर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो पेपर है आपका, यह पेपर 10 है। पेपर 9 आपने ऑलरेडी दे दिया, जो ह्यूमन ज्योग्राफी था आपने लिखा, और जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन उसमें दिया था वो लगभग 90% वह टैली किया था। आशा करते हैं कि इसी के साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यह भी क्वेश्चन में ही आए और आपका काम हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पर डिपेंडेंट रहो। मैं चाहूँगा कि पूरा होल सिलेबस एक बार ज़रूर पढ़िए आप लोग, उससे आप ही को बेनिफिट होगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके अवधारणाओं का, है ना। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है, उसी से क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको बतलाना है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या। तो पहले इसका डेफिनेशन रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार काम देने वाला है। तो ये आर्थिक भूगोल का जो परिभाषा है वो 3-4 डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश मिला करके पकड़ लीजिए आपको। उसके बाद आपसे अवधारणा पूछे या कुछ और पूछे तो उसको फिर उसमें लगा करके आप लिख पाओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण करते हुए इसके संरक्षण के विभिन्न माध्यमों का वर्णन करें। अब संसाधन है क्या, तो संसाधन की 2-3 डेफिनेशन पकड़ लीजिए। उसके बाद इसका वर्गीकरण करते हुए, है ना, इसका वर्गीकरण तो इसका क्लासिफिकेशन देखना है आपको कि संसाधन के जो रिसोर्सेस होते हैं उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, और उसके संरक्षण के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो कहता है कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वन और जल, ये 3 आपको नेचुरल रिसोर्स पढ़ने के लिए दिए हुए थे सिलेबस में, जिसमें से मैंने मिट्टी को हटाया है। आप देखना चाहते तो मिट्टी को भी देख लीजिए, अन्यथा वन को देख लीजिए, और ज़्यादा फोकस कीजिएगा जल पर। होप है कि जल प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद ये है क्या, डिफाइन करना। अब इसमें करना क्या आपको बता देता हूँ कि जल है क्या, इसकी क्या उपयोगिता है, यह कैसे प्रभावित हो रहा है, इसके प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारण हैं, ये सब चीज़ों का, इसके निवारण क्या होगा, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, ये आपका मिनरल रिसोर्स के रूप में है, खनिज संसाधन के रूप में, और उसको पढ़ना, उसमें पढ़ना है आपको आयरन एंड ओर, लौह एस्क पढ़ना है। तो लौह एस्क आप लोग पढ़िएगा, इसका कहाँ विश्व में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन है, क्या इसका यूटिलाइजेशन है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पावर रिसोर्स के बारे में कह रहा है ना, पावर रिसोर्स जिसको शक्ति संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। अब शक्ति संसाधन में आपको 2 पढ़ने के लिए दिया गया है, दोनों महत्वपूर्ण है, कोयला और पेट्रोलियम भी। वर्ल्ड लेवल पर आपको पढ़ लेना है कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण। उम्मीद है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो श्योर रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ था गेहूं, चावल और एक और छूट गया है कपास। ये 3 चीज़ें पढ़ने के लिए दिया हुआ था, जिसमें से उम्मीद करते हैं कि चावल जो है वह आने की ज़्यादा संभावना है, उससे कम संभावना है कि गेहूं पूछेगा, ठीक है। और बहुत कम चांसेस थे कि कपास पूछेगा, इसलिए हमने कपास को हटा दिया। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि दीप सर बोले थे कि नहीं पढ़ना है तो भाई मत पढ़ना, फिर बाद में मेरे को ब्लेम मत करना आप लोग। उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये आशा की जाती है कि इस तरह से क्वेश्चंस का जो पैटर्न बना होता है, इंपॉर्टेंस था, उसके अकॉर्डिंग से हमने ये दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विटलेसी के अनुसार विश्व कृषि प्रदेशों का वर्णन करें। जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण इन्होंने विटलेसी महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तौर पे है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। आप इसको पढ़ के रट लीजिए, क्लियर कर लीजिए कौन कौन से कृषि प्रदेश है, वो आपको काम देंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, इसलिए इसको क्लियर कर ही लीजिएगा। आगे बात करते हैं वान थ्यूनन, है ना, विटलेसी हो गया था, हाँ, वान थ्यूनन कृषि अवस्थिति सिद्धांत का वर्णन करें। वान थ्यूनन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत को दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन भी देख लीजिए, समझ में आता। कृषि प्रदेश का वर्णन कौन किया, विटलेसी। और भी कई विद्वानों ने किया था, लेकिन कृषि अवस्थिति सिद्धांत कौन दिया, वान थ्यूनन ने दिया। तो हो सकता है कि आपका वन लाइन में भी पूछते आपसे। तो वान थ्यूनन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछें। आशा करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन होगा,
ये तीनों में से कोई एक होने की संभावना है, या दो भी हो सकते हैं। तीनों में तीन होने की संभावना कम है। आगे बात करते हैं 9 की। 9 में है वेबर के उद्योग अवस्थिति सिद्धांत का वर्णन करें। इन्होंने वेबर का जो सिद्धांत है, उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन होने की संभावना है। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक होती है क्योंकि गूगल टाइपिंग है तो थोड़ा इधर उधर कर देता है, आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा, है ना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है आपका, और हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। कुछ संस्था है जिस सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, उसमें से WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन के रूप में इसको जानते हैं। उसके बाद EEC है ना, जिसको यूरोपीय इकोनॉमिक सी से कम्युनिटी होता होगा, हाँ कम्युनिटी, ये हिंदी में बोलते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय, है ना। तो आप इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कम पूछने के चांसेस है, थोड़ा उम्मीद कम है इसमें। उसके बाद है ये ASEAN, एशियान। अब इसमें है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, है ना। तो आप इसको भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी राजधानी वगैरह सब देख लीजिएगा कि इसकी राजधानी वगैरह कहाँ है, किस तरह से ये काम करती है, क्या क्या है, तो थोड़ा डिटेल कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना है। नेक्स्ट है ओपेक, ये इसको कर लीजिएगा बढ़िया से, ओपेक। अब ये जो ओपेक है इसका फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। तो 1960 में ये स्टैबल हुआ था, है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल से कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भविष्य में भी आपको कंपटीशन लेवल में भी कहीं कहीं पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद लास्ट में बचता है EU, यूरोपियन यूनियन, है ना, जिसको यूरोपीय संघ के नाम से जानता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि पिछले पेपर में जिस तरह से आपका क्वेश्चन आया था और इस बार भी आए, और वो आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो और बहुत अच्छे से एग्जाम लिख करके आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपने देख लिया, अब अपने दोस्तों से भी ये PDF शेयर करें। थैंक यू।